ये तमाम डायरेक्टर्स राइटर्स मिल रहे थे कि हम अपनी फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। फिर उस सिलसिले में एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस भी की थी, शुरू भी हुई। अच्छा। और उसी बीच मेरी मुलाकात भाभी जी घर पे है कि राइटर मनोज संतोषी जी से हुई। वो जी। हमारे सीनियर नया थिएटर से ही, तो मिलना बस हम लोग का जस्ट एक वो इसमें नॉर्मली। आनंद बाजार में भी शायद भाग लेते थे, और वो गाना जो है ना, नजीर अकबराबादी की जो नज्म है पूरी दुनिया में जी जो थी, वो भी आदमी। और अच्छा जो है वो भी आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं जी जी और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, इवन राइटर तो है ही कमाल। तो जी उनसे मिलकर मनोज जी ने कहा कि संदीप मैं ऐसा एक शो लिख रहा हूँ, तभी वो शुरू भाभी जी हो रहा था। जी तो उन्होंने कहा उसमें कैरेक्टर है जो हम लोग लखनऊ या कानपुर का सोच रहे हैं, वो सब्जी वाला है, जी तो रिश्ता है और आप चाहो मतलब मुझे लगता है आप करो, करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो मैंने उसको ऐसे मिला, फिर ऑडिशन ऑडिशन वो सारा प्रोसेस क्लियर हुआ, मैंने देखा मतलब यह ऑडिशन जी पसंद आया उसको। तो ऐसे भाभी जी की शुरुआत हो गई और टीम बहुत अच्छी थी। हमारे जो एक्टर्स थे वो, प्रोडक्शन डायरेक्टर, सारे लोग बहुत इजी गोइंग की, मतलब बिल्कुल नया एक्टर आया तो उसका वेलकम करो वैसे टाइप, और चलो उसको करने दो। और ये जो गाना इसमें भाभी जी का, मैं सब्जी वाला थोड़ा ठीक ठाक उनके ताज़ी हरी जमाने सब्जी दे लो। में, वो गाना मैंने लिखा था, मेरा हम्म। लिखा हुआ गाना था। अच्छा, और क्या बात है। चूंकि अब आपने गुनगुनाने का वो पॉइंट आ गया है जब हम आपसे दो लाइन सुन लें। हाँ मैं सुनाता हूँ। तो गाना ऐसे आया कि हम लोग मैं पहले दिन शूटिंग में जा रहा हूँ और जी सुबह सुबह मनोज जी को मैंने कहा कि भैया मुझे लगता है कि अगर वो सब्जी वाला गाना गा के सब्जियां बेचता हो तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा हम्म अच्छा लगेगा, कौन सा गाना गाएगा। तो मैंने कहा एक गाना लिखा है। तो रात को मैंने गाना ऐसे लिखा था कि ये सब्जी और भिंडी और आलू और परवल और सब कुछ उसमें डाल दिया था। तो आगरा बाजार में जो एक ककड़ी वाले का कैरेक्टर है, जो ककड़ी वाला गाना गाता है, जी जो नज्म है नजीर की, उसकी धुन लेके मैंने यहाँ पर फिट कर दी थी। तो वो उनको मैंने सुनाया तो आगरा बाजार से कनेक्ट हो गया। उनका ये बहुत अच्छा है कि आपने ककड़ी वाले का गाना यहाँ ऐसे फिट और इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट डे जब शूट पे पहुंचे तो वहां डायरेक्टर ने कहा कि, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा सोचा है, उनको सुनाओ, सुनाया सबको। तो इस तरह से गाना उस कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस हो गया। तो बाद में बहुत सारे थिएटर के लोगों ने कहा यार अच्छी बात है कि तुम टीवी कर रहे हो, उसमें तुमने थिएटर कोई चीज को, कोई एलिमेंट को डाला, तो फिर जब थिएटर आते से आपको वो क्रिएटिव सेंस तो आ ही गया था कि कहाँ पर किस तरीके से क्या जुड़ सकता है। हो जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा हाथ विजय दादा का है। वो कहते थे कि यार उसमें लाइनों में कुछ नहीं है संदीप, लाइनों के बीच में ढूंढो, कहाँ क्या डाल सकते हो, क्या तुम कैसे इसको लेकर आओगे बाहर, उसको क्या मजा आएगा। लाइनें तो एडिट होती हैं। जी तो दादा का भी बड़ा योगदान है। गाना मैं सुना देता हूँ, गाना पूरा याद तो नहीं है, दो लाइनें शायद। हम्म हाँ हो गया उसको। दो लाइनें कुछ ऐसी थी कि अभी इन्होंने ताजी लिखा भी था। ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो सस्ते में मिलती, अभिषेक जी लिख रहे हैं। जी अरे जी वाह क्या, अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहली लाइन तो याद दिला दी। आ, ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी। इसके आगे की लाइन याद नहीं आ रही, लेकिन बड़ी कमाल हो गई थी, वो बन गई थी सब। उसमें भिंडी, जी परवल, आलू, टमाटर सब भर दिया। जी जी। तो अभी लॉकडाउन में किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा देखो यार मैं तो सब्जी वाला हूँ, कुछ नहीं होगा तो साले वो ठेला ही लगा लेंगे, क्या है। नहीं नहीं नहीं, खैर हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, वापस से सब बेहतरीन होगा और वापस शूट शुरू होंगे। अच्छा, अभी आपकी हाल ही की फिल्म जो अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म बनी, गुलाबों सिताबों, उसके रोल के बारे में बताइए। किताबों का रोल, इसका ऑडिशन हुआ, मैं ऑडिशन किसी और कैरेक्टर का दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं। जी तो इसमें ये ख्वाहिश थी कि बच्चन साहब की फिल्म है, बस आमने सामने कोई सीन मिल जाए। जी मैंने वहां से ये भी कहा था, मैंने कहा यार अगर ये भी होगा ना कि
क्राउड में जाकर खड़े होना और अमिताभ बच्चन सामने रहेंगे। हमने कहा हम कर लेंगे भाई, हमको बता देना, मैं इतना बड़ा फैन। तो खैर वो रास्ता भी कहीं से निकला नहीं। फिर एक दिन में हनुमान सेतु वाला जो मंदिर है हनुमान जी का बस्ती के, मैं वहां से निकल रहा और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये बात निकली हनुमान जी से, मतलब पता नहीं लोग सब भगवान को मानने वाले हैं या होंगे ना हो तो मेरी बात सुन ले। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा हनुमान जी, मतलब बच्चन साहब शहर में और हम नहीं है उस फिल्म में, और जबकि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मुझे रोल दो। मैंने कहा मैं कहीं पीछे खड़ा होकर मैं खाली उनको एक्टिंग करते देख लूं कि उनका प्रोसेस क्या है, उनका क्राफ्ट क्या है, वो कैसे काम करते हैं लाइव, मेरे लिए तो मास्टर क्लास जैसी हो जाएगी जी। और इसी के अगले दिन एक फोन आता है। उस फिल्म में कास्ट किया था सैफ ने, मोहम्मद सैफ, लखनऊ के कास्टिंग डायरेक्टर। तो सैफ का फोन आता है कि दादा आप कहाँ हैं। मैंने कहा यार घर पे। सैफ ने कहा दादा ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर आया है और एक सर पूछ रहे हैं कि भाई एक्टर वही होना चाहिए जो अमिताभ जी के सामने टिक जाए, और ये है वो है, दुनिया भर का है। हमने कहा डराओ मत यार। कहा नहीं नहीं, आपको मैंने बात की है तो आप एक बार आके मिल लीजिए। मैं मिलने गया, बातचीत हुई वहां डायरेक्शन टीम से, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाई, समझाई कि ये है। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन का मैंने टाइम लिया, मैंने कहा मैं कल आके आपको सब जो कैरेक्टर तैयारी मेरी है वो वहां दिखा दूंगा। नेक्स्ट डे मैंने उनको दिखाया, उन्हें ठीक लगा। और फिर एक वक्त आ जाता है कि आप आज आपकी शूटिंग है अमिताभ बच्चन जी के साथ। मैं बड़ा एक्साइटेड, उस रात तो मैं सो ही नहीं पाया कि अरे बच्चन साहब मिलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, सामने डायलॉग बोलेंगे, कहीं तो नहीं जाऊंगा, क्या होगा, मतलब तमाम चीजें दिमाग में चल रही थी। तो सेट पे पहुंचता हूँ, अपना वैनिटी में बैठे हैं और बार बच्चन साहब आ जाते हैं तो पूरा लाव लश्कर आता है। बच्चन साहब की सेट पे जैसे हुई तो बिल्कुल माहौल बदल गया। आप चोरी से जाके देख रहे हैं कहाँ है बच्चन साहब, दिख नहीं रहे। है सीन में शुरू हुआ तो बच्चन साहब के साथ एक मामूली सी बातचीत थी, बस किसी ने इंट्रोड्यूस, सर ये संदीप है, नहीं यही नहीं, कर रहे उनके हैं। साथ मामूली बातचीत भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सधा हुआ एक्टर चाहिए, क्योंकि उनके सामने जाते ही वो इंसान बस देखता ही रहता है, वो बोले क्या बोले, डायलॉग, शूटिंग और ये सारा कैमरा में सब भूल जाता है। वो तो ये देख रहा है कि अमिताभ बच्चन सामने खड़े हैं। तो वहां पर तो एक मैच्योर एक्टर चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल वो होता है ना कि सम्मोहित हो गया था बच्चन साहब को देखकर। लेकिन फिर मुझे लगा कि सम्मोहन ऐसा ना हो फैन फॉलोइंग वाली लिस्ट में चला जाएगा, रे तो फैन टाइप है एक्टर, पता नहीं अच्छा क्या दादा, कैसे। यहाँ पर बीच में लाइव एंड होगा क्योंकि एक घंटे। बच्चन साहब से फिर मिलना हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई ये संदीप है, ये रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने बस ऐसे देखा, फिर सीधे कि भाई डायलॉग वो लोग बोले, हम तो हमने बोला। और बच्चन साहब का कुछ डायलॉग था नहीं उसमें, बस वो सिर्फ मेरे डायलॉग सुनना चाह रहे थे कि इस डायलॉग पे वो क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा होगा। बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। जी। फिर हमारी रिहर्सल शुरू हुई, प्लेसिंग की। और बच्चन साहब का मेकअप इतना ज्यादा था कि एक्चुअल उनके क्या रिएक्शन है वो तो कुछ मुझे दिख नहीं रहे थे। बीइंग अमिताभ बच्चन वो नहीं नजर आ रहे थे जी जी अपने जी। कैरेक्टर। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हुई जो जिससे उनका स्नेह और उनका एक को एक्टर की जो रिलेशनशिप है वो मैंने महसूस की, देखी। जी। कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, हल्की बूंदाबांदी, और उनकी तरफ सब लोग छाता लेके दौड़े। मैं वहां गेट पे, मेरा जो सीन है वहां पे था, तो सब लोगों का अटेंशन जाहिर है बच्चन साहब की तरफ ही हुआ। बच्चन साहब ने मुझे देखा, ऐसे करके इशारे करके पूछा। तो मैं तो इसी में चौड़ा, मैंने कहा यार बच्चन साहब ने बुला लिया। हम दौड़ के गए, उनके छाते के नीचे खड़े हैं बच्चन साहब के बगल, और बच्चन साहब कुछ कर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर धीरे से उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे ऐसे रखा, और ये उनका हाथ ना फट से मेरी नजर यूं गई। मैंने कहा अमिताभ बच्चन, ये सोच रहा हूँ। और उनकी उंगलियों के नाखून को, मतलब मैं ऐसे धीरे से देख रहा हूँ। पहले मैं यूं था, तो धीरे से जा रहा हूँ। तो अब चल मैं कंधे में हाथ रख दिया, ऐसा वाला, मतलब ऐसी बांधी थी। फिर सुजीत सर बीच में एक
शॉर्ट में सुजीत सर आए, वो कुछ समझा रहे थे, जी बातचीत शुरू हुई तो सुजीत सर को मैंने बताया कि सर एक फिल्म आप बना रहे थे शू वाइट, उसमें हबीब साहब थे और हबीब साहब बच्चन साहब के फादर का रोल कर रहे थे। उस दौरान मेरी आपसे बातचीत हुआ करती थी, हबीब साहब की डेट्स को लेकर, आने जाने को लेकर, मैं वहीं पे था। तो अब उनको याद आया, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा सर मुझसे बात हुई थी, मेरा नाम संदीप है। तो फिर उन्होंने बच्चन साहब से अच्छा, अमिताभ बच्चन का जिक्र आता है तो उनकी उनकी विनम्रता देखिए इस चीज में नजर आती है कि जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे वो खुद बताते हैं कि नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। उन्होंने मुझसे भी ये कहा। इतनी बड़ी शख्सियत अपना परिचय दें। हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ था आई थिंक। हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। बच्चन साहब ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन, मैंने कहा सर प्रणाम, मैं आपको जानता हूँ। तो उसके बाद फिर सुई सर ने बोला बच्चन साहब को कि सर ये संदीप है और हबीब साहब के थिएटर को। तो बच्चन साहब ने देखा ऐसे करके। तो फिर एक दो चीजें मैंने इम्प्रोवाइज की तो बच्चन साहब ने उस पर भी पॉजिटिवली मतलब अप्रिशिएट किया जितना भी था। और मतलब ऑन सेट बच्चन साहब को देखना, उनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ा बहुत बड़ा अनुभव है। नॉर्मली क्या है, आज के एक्टर या हमारे समय के जो एक्टर्स हैं, जो इतने टेंट्रम्स वो लोग सेट पे दिखाते हैं, वो सब बच्चन साहब कुछ नहीं। जब वो कैरेक्टर में है तो कैरेक्टर में है। उस सेट में ही कुर्सियां लगा के 4 कुर्सी उनके लिए लगती, तो अपना बैठे रहते थे, किसी से बातचीत नहीं। कितनी गर्मी लग रही हो, उन्हें पंखा नहीं चाहिए, खाना पीना वो सब नाटकबाजी नहीं थी। चुपचाप कैरेक्टर में अपने जैसे कोई संत महात्मा, पता नहीं कितना बड़ा मतलब आध्यात्मिक गुरु अपने काम में लीन है, और जैसे ही उनको सेट पे बुलाया जाएगा वहां आएंगे, अपना काम करेंगे परफेक्ट, फिर जाकर बैठ जाएंगे। जी, मेरा जो अनुभव, हाँ ज्यादातर मतलब उन्हें काम से ही रहता है कि उन्हें क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, शूट के वक्त हमारी अविनाश से मुलाकात हुई थी। अविनाश जो कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उसने बताया ये किस्सा कि वो भी उस समय शूट पे था उनके साथ। तो एक जगह एक शॉट खत्म होता है और फिर वो खड़े हो जाते हैं किनारे, तो वो कुर्सी लाकर देता है उनको। तो वो अविनाश से कहते हैं तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बैठना होगा मैं बैठ जाऊंगा। बताइए। तो ये नहीं, वो ये विनम्रता भी, और अपने कैरेक्टर में जब आदमी इन्वॉल्व है ना, तो अनावश्यक कोई भी चीज उसके आसपास होती है तो मुझे ये लगता है कि दिमाग भंग होता है। वो अपने तरह से उसकी मर्जी होगी वो बैठेगा, मर्जी होगी चलेगा, सोएगा, जागेगा, खाएगा। छोड़ दो उस आदमी को, आप जिस काम के लिए उनको लेकर आए हैं वो काम उनसे लीजिए परफेक्ट। जी। अच्छा दादा, जाके सोचना चाहिए। सिनेमा और रंगकर्म के विद्यार्थी हैं तो उस दृष्टि से 2-4 उत्सुकतावश मेरे सवाल हैं कि टीवी, फिल्म और थिएटर, इन तीनों में आप अभिनेता के तौर पर क्या डिफरेंस देखते हैं? और डिफरेंस के साथ साथ ये भी बताइए कि किसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं? मीडियम बहुत मतलब डिफरेंट है, मैं ये कह रहा हूं। जी जी। तीनों मीडियम डिफरेंट है। थिएटर सबसे डिफरेंट है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है जी। कि थिएटर में कोई रिटेक नहीं है। लेकिन एक बात यह कि थिएटर में आपके पास 30 दिन की रिहर्सल है, एटलीस्ट 1 महीने की, 1.5 महीने की रिहर्सल होती है। तो आप क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को, उस डायलॉग्स को, उसकी आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसके बाद भी जब आप स्टेज पे उतरते हैं तो आपके पास कोई मतलब रिटेक का टाइम नहीं है। जो हो रहा है बस वो हो गया, जो गलती हो गई वो निकल गई। अब तो सामने दर्शक है और जो आप करेंगे उसका तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। फिल्म की तरह नहीं है कि आज हुआ लोग 2 घंटे बाद बताएंगे, नहीं, जो चल रहा है फटाफट मिल रहा है। और थिएटर एक स्कूल है एक्टिंग का। बेसिक जो आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हर उस व्यक्ति को जिसे एक्टर बनना है जी, और वो बड़े ड्रामा स्कूल नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो अपने शहर के छोटे से छोटे थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करे, वहां से थिएटर सीखे और अपना बेसिक जितने बेसिक्स हैं वो सारे अच्छे से मजबूत करे।
जी और टीवी का जो मीडियम है, टीवी का मीडियम बिल्कुल एक तरह से आप ये समझ लो कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है ना, सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 5 बजे फ्री हो गया, जी उसका रोज का एक ही काम, जी वही लिखने का काम या वही टाइप करने का काम या वही फाइलें, वही लोग, वही एनवायरनमेंट, सेम एक चीज रूटीन जैसी। टीवी सीरियल वैसा हो जाता है। जी जो तो टीवी का एक्टर, मान लीजिए मैं कोई शो कर रहा हूँ, मैं लगातार 2 साल 3 साल मैंने एक शो किया, एक ही कैरेक्टर है, एक ही तरह का मूड, एक ही तरह का कैरेक्टर, वही एक पैटर्न, वही एक लाइफ स्टाइल उस कैरेक्टर की, वही मैं करता जा रहा हूँ। अब आप सीआईडी जैसा सीरियल देख लो, सीआईडी की जो पूरी टीम है, वो है ही, आप नींद में उठाओ उनको, बोलो ये स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, फटाक से कर लेंगे, तो वही करते आ रहे हैं किसी भी सीरियल। जी जी बड़े समय के बाद टीवी बहुत आसान हो जाता है टीवी एक्टर्स के लिए, शुरू में वो भी बहुत टफ है। आप कैमरा एंगल को देखना, समझना, और दूसरा टीवी के एक्टर्स की जो खासियत है, जो टीवी भी आपको सिखाता है कि कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीन करने की जो प्रैक्टिस आप कर लेते हैं टीवी में, वो बहुत। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सीरियल्स मत करो, सीधे फिल्में करो, मैं ये नहीं मानता। आप थिएटर में अगर मुंबई जाते हैं, काम करते हैं, तो टीवी सीरियल्स में जरूर काम कीजिए। टीवी सीरियल्स में ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो आज जो शूट कर रहे हैं वो 2 दिन बाद टेलीकास्ट होना, तो फटाक से अभी स्क्रिप्ट पढ़िए और पढ़ो, तुरंत याद करो, फटाक से करो, तो आपको याद करने की प्रैक्टिस हो जाती है कि जल्दी से आप डायलॉग से याद करना सीखते हैं, स्पीड में काम करना आप सीख जाते हैं, टेक्निकली आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइट लेना, अच्छा कैमरा ये क्या है, क्लोज शॉट है, मिड शॉट है, टू शॉट है, ओवर शॉट है, ओवर शोल्डर है, ये टेक्निकली आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। फिर जो फिल्म का माध्यम है, और यहाँ पर टीवी की जो एक्टिंग है जी वो हद तक आपके हाथ में है नहीं, उसमें एक बड़ी टीम इन्वॉल्व है, एक चैनल की मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि एक कैरेक्टर तो बन गया, लेकिन वो कैरेक्टर किस जोन पे जाएगा, कैसा प्ले कर रहा होगा, उसके पीछे पूरी एक टीम लगी है जो आपसे काम करवा रही है। धीरे धीरे आप उसमें ऐसा होता है क्या दादा कि एक्टर की क्रिएटिविटी मर जाती है, एक्टर जो नई चीज निकाल के लाना चाहता है वो उतने अच्छे से नहीं निकल पाती है। क्रिएटिविटी मर तो नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा एक लॉक जरूर लगता है, क्योंकि हर जगह वो फ्रीडम नहीं मिल पाती, और उसमें टीम काम करना है। मुझे लगता है कि वो आप कोई एक्सप्रेशंस दे रहे हैं तो पीछे से बोल रहा है कि हाँ और लाउड करो, और करो, और करो, और एक्सप्रेशन, ये उठाओ, ये रख दो, ऐसा ही। तो मैं सीआईडी में मैंने बहुत काम किया, सीआईडी सीरियल जो सोनी पे अभी भी शायद आता है, तो सीआईडी में जैसे इतनी है कि हाँ मैंने सामने कुछ देख लिया, लास्ट पड़ी तो मैंने कहा ऐसे देखा, तो डायरेक्टर नहीं और डरो, तो डायरेक्टर तय करता है कि उसके शो की जो तासीर है और उनकी जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है। तो कई बार ये होता है कि भाई ठीक है ऐसा करना पड़ेगा जी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आदित्य भी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्टर है, उसको स्टोरी का पूरा फ्रेम मालूम है, उसे मालूम है किस प्लॉट पर हम क्या काम कर रहे हैं। मतलब वो ये समझो कि उन्होंने सारा सब कुछ तैयार कर रखा है, आपको आना है बस खट से डायलॉग बोलना निकल जाना, उनके हिसाब से चलना है जो वो डायरेक्टर और जो उनकी क्रिएटिव टीम चाहती है जी। थिएटर के एक्टर्स को बहुत शिकायत रहती है, अरे यार टीवी में मजा नहीं आया, अच्छा टीवी में ऐसा है, टीवी वैसा करा रहा है। नहीं भैया ये नहीं है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा जी। फिल्म के अंदर भी आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये भी तो एक ट्रेनिंग है। हम इस बात को लेकर कब तक एक्सक्यूज देते रहेंगे, अरे नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, वो भी सीखो। डिसिप्लिन है, उन्होंने क्रिएट कर रखा है उस तरीके का। एक चीज, चलो मेरी दुकान है मिठाई बनाने की, मैं मिठाई बनाता हूँ, मैं हलवाई हूँ। अब ये मेरे तो मेरी दुकान पे आया है खाने मिठाई, वो बताएगा ना कि ये मिठाई उसे पसंद है, ये नहीं है, उसको ऐसी मिठाई देनी है, वो मुझे कोई ऑर्डर देगा, मैं उसके हिसाब से मिठाई बनाऊंगा। अगर मुझे अपनी दुकान चलानी नहीं चलानी तो ठीक है, अपना मेरी दुकान में तो ये बिकता है, आपको खाना हो तो खाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत दिनों बाद समझ में आया टीवी में। अब मुझे उससे कोई दिक्कत, मुझे डायरेक्टर कह देगा कि ये करना है, मैं कहूंगा सर जो आपको चाहिए मैं वही दे रहा हूँ, मैं उतना ही डिलीवर करूँ। और आप सिनेमा की बात करते हैं, सिनेमा का मजा ये है कि सिनेमा में आप थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, आपको डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है,
थोड़ी वर्कशॉप होती है, थोड़ी एक टीम आपसे बात करती है, आप सजेशन दे सकते हैं। और सिनेमा वालों को जल्दबाजी नहीं है कि एक सीन और ये जल्दी करो, कल टेलीकास्ट होना है, जल्दी करो, परसों होना है, नहीं, उनके पास समय है। वो आपसे बढ़िया एक्टिंग आप करके दिखाओगे, आपके सजेशंस को लेंगे। जी। तो नाटक वालों को, थिएटर वालों को इसलिए थोड़ा पसंद आता है कि यार ये जरा सा कुछ अलग है। जैसे अनुभव सर के साथ मैंने काम किया थप्पड़ में, तो मतलब सारा क्रेडिट सर को है कि उन्होंने मुझसे कैरेक्टर करवा लिया। मेरी तो तैयारी थी, तो भी मैंने किया था, लेकिन सर ने कहा कि संदीप कोई घबराने की बात नहीं है, पूरी रात अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं होगा कल शूट करेंगे, तो तुम प्रेशर में मत आना, आराम से करो। अब डायरेक्ट ये कह देना कि आराम से करो, अब आपको यार अब तो ध्यान निकाल के रख दो, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फ्रीडम, तो आप अंदर से नेचुरली कैसे परफॉर्म करने लग जाते हैं आपको पता नहीं। और ये मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक्टर, कई लोग मुझसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो नाराज भी होते हैं कि तुम सारा क्रेडिट डायरेक्टर को दे देते हो कि यार डायरेक्टर ने करा लिया। मैंने कहा भाई मैं अगर करता, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपनी तरह से कुछ कर ही जाऊंगा जो मुझे समझ में आ रहा है, फिर डायरेक्टर तय करता है कि यार ये एक गाड़ी है, ये एक मोटरसाइकिल है, ये एक कार है, अब ये चलेगी कैसे, इसकी चाबी वाबी ना डायरेक्टर भरता है, उसकी लाइट जलाएगा कि कितनी चलाएगा, कितनी स्पीड में चलाएगा, गाड़ी तो ठीक ठाक चल ही रही है, और गाड़ी ऑटोमेटिक है, चाबियां ऑन करोगे तो चलेगी चलेगी, गियर वेयर ये सब क्या ट्यूनिंग है वो डायरेक्टर क्या। इसमें दादा एक चीज और जोड़ दीजिए, इसका आंसर भी कर दीजिए कि फिल्म जो होती है 2.5-3 घंटे के करीब करीब होती है, अब तो 2.5 घंटे के अंदर सिमट जाती है, और बेसिकली आपका कैरेक्टर अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्क्रिप्ट तो मिलती है आपके कैरेक्टर भर की, 3-4 पेज जितने भी होंगे वो आपको लाकर दे दिए जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको अपना कैरेक्टर कंसीव करना, कैरेक्टर समझना कि बेसिकली ये कैरेक्टर पूरी फिल्म में क्या है, क्योंकि आपके पास तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट है आपकी, आपके पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर की, तो वो दूसरों से क्या बिहेव करता है, कैसे क्या, उसको परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए क्या होता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आपको तो आपका सीन मिलता है, आपके पास पूरी स्क्रिप्ट नहीं हो। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है कि मैं जो भी फिल्में मैंने की, मैं एकदम ओपनली कह देता हूँ कि भाई मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं पढ़ लूं, मैं अपने पास रखूंगा नहीं, क्योंकि ठीक है पता नहीं मुझसे लीक हो गई, कहीं कुछ बात हो गई, वो अपना लोग भी ध्यान रखते हैं, तो मुझे आप पढ़ने को दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। अगर आप स्क्रिप्ट मुझे नहीं दे रहे तो किसी एक व्यक्ति को लगा दीजिए जो मुझे पूरी कहानी समझा दे, शुरू से लेकर आखिरी तक 10 मिनट में बता दे कि ऐसे होगा, ये हो, फिर आपका कैरेक्टर आता है, ऐसा ऐसा है। तो एक कुछ तो मेरे पास जमीन रहे जिसमें मुझे प्ले करना है, जिसमें मुझे खेलना है। और कई बार ये भी होता है कि ठीक है ऐसा कुछ माहौल नहीं है, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, आपको आपका सीन मिला, फिर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि कैरेक्टर की एज ब्रैकेट क्या है, इसका नेचर क्या है, पीछे क्या घटा, आगे क्या घटा, इसमें क्या बोल रहा है, फिर आप अपना थिएटर वाला जितना अनुभव है वो सब ला के फिट कर दो। और फिर ऑन सेट रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर बहुत हेल्प करते हैं, या डायरेक्शन टीम करती है, सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं, ऐसा है, आपको ऐसे करना होगा। तो मैं आदित्य यही कहता हूँ कि हर एक्टर को ना बहुत लाइव रहना पड़ता है। आप बहुत एक्टर के दिमाग में भर के नहीं ला सकते कि यार मैं तो ये सोच के आया था, अभी यहाँ है ही नहीं, अब मैं कैसे करूंगा। जैसे मैं एक वेब सीरीज हो रही है 28 अगस्त को, आश्रम, प्रकाश राज सर ने उसको डायरेक्ट किया है। तो प्रकाश सर से जब मुलाकात हुई और मेरा कैरेक्टर फाइनल हुआ, तो स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो सीन मेरे मिले, पूरी ब्रीफिंग मिली। सर का ये कहना था कि संदीप कोई कैरेक्टर तुम डिजाइन मत करना कि वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो कुछ डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो, वाकिफ हो जाओ, बाकी कैरेक्टर्स का सब कुछ पढ़ लो, मैं कैरेक्टर्स ब्रीफ करूंगा, और जब तुम सेट पे आओगे तो डायलॉग्स आपको पता हो, याद हो, और सेट पे क्रिएट करना तुम अपने, हो सकता है वो बहुत अंडर प्ले कर रहा हो और तुम बहुत लाउड सोच के आए हो, होमवर्क तुम्हारा लाउड है तो गए काम से, या वो बहुत ओवर सोच के आया और तुम अंडर प्ले कर गए, तो कितनी देर लगेगी आपका फ्रेम तोड़ने में। तो तुरंत आओ, लाइव आओ, बातचीत शुरू करो, बातचीत में खटाखट, अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो बीच में एक्टिंग भी चली रही है, बातचीत करते हाथ पांव चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, एक्सप्रेशन मूड बदल रहा है,
और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है। तो ये भी एक रियलिज्म की एक स्टेज ये भी है कि इस लेवल पे जाके परफॉर्म करो। ये प्रैक्टिकली अभी मैंने आश्रम वेब सीरीज के साथ किया है और ठीक ठाक काम उसमें हुआ है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि देखो, एक्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने सारे हथियारों से लैस होना चाहिए। पता नहीं कब क्या रोल मिल जाएगा, तब आपको एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि यार मुझे ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं हुआ। एक्सक्यूज कोई नहीं। और स्क्रिप्ट मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो भाई आप डायरेक्शन से बात करो, डायरेक्शन टीम से बात करो कि एक्टर समझो, समझोगे नहीं तो परफॉर्म क्या करोगे। एक्टर बड़े संकोच में रह जाते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा, अच्छा ये फिर मजा नहीं आता। मैं तो बड़ा मुफ्त आदमी, मैं साफ साफ बोल देता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे नहीं नहीं सर, स्क्रिप्ट तो नहीं है, जो है वही बस उसी में करना होगा। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे, आप रख लीजिए, घटिया काम मैं करूंगा तो वो बेकार ही होगा। हम आगे के लिए जज होंगे। अगर हम अभी का काम बेहतर नहीं कर पाएंगे तो आगे के लिए हम खराब जज होंगे कि ये खराब एक्टर अपना काम नहीं कर पाया। उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानेगा कि उसको स्क्रिप्ट ही नहीं मिली, उसको ऑन फ्लोर आकर करना पड़ा ये सारी चीजें। और एक्टर आदित्य, ऐसे ही एक्टर जज हो जाते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये हमको तुमको जो भी एक्टर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि सामने वाले की नजर में आपकी इमेज क्या क्रिएट होगी जी। आप अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो उसको लगे यार ये तो ऐसे ही है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है। हमारा हक है, मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अगर मैं पूछूंगा ही नहीं डायरेक्टर से कि यार क्या है तो मैं क्या करूंगा। और दूसरा, एक्टर को अपने लिए लड़ना पड़ता है, हर फिल्म में लड़ना पड़ता है। तो बहुत लोगों से हो जाती है। मैंने कहा देखो ऐसा है यार, मुझे एक ही काम आता है, वो यही है, इसके अलावा मुझे दुनिया में घंटा कुछ, तो इसमें मुझे बताओ बात। तो मैं कुछ मतलब दलदल में घुसा ही हूँ, तो मुझे ये स्पेस देना ही पड़ेगा। बोलना चाहिए। हमारे लोगों के साथ ये बहुत समस्या है। मैं बहुत ओपनली इस बात को कई सारी फिल्मों में जो एक्टर है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली, तुम्हें डायलॉग मिला, तुम्हें किसी ने कैरेक्टर ब्रीफ नहीं दिया, तो करोगे क्या परफॉर्म करके। आप घटिया परफॉर्म करके करोगे। आप लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पीछे लखनऊ के 10 20 50 एक्टर जितने उनको सबको लगे यार सब ऐसे ही होंगे जी। तो ये को यूनाइट होना पड़ेगा इसके। यार आप बात नहीं करोगे तो बात क्या होगी। अच्छा, इसके साथ फिल्म, टीवी, थिएटर, इसके साथ अब एक चौथा मीडियम भी आ गया है, वेब सीरीज। तो इसमें क्या कुछ अलग प्रोसेस है इसको शूट करने का, एक्टर से काम लेने का, या फिल्म की तरह ही है? मैंने जो महसूस किया ये थोड़ा प्रोसेस अलग है। अच्छा। और ये जो ओटीटी का प्लेटफॉर्म आया है ना, ये थिएटर एक्टर्स के लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। ये कमाल का दौर शुरू हुआ है। अगर आप इस समय बहुत सारी वेब सीरीज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं या सो कॉल्ड स्टार्स, वो इन सीरीज में नहीं है अभी तक। और बड़ी से बड़ी सीरीज में जो लीड करने वाले एक्टर्स हैं वो सब नॉर्मल थिएटर बैकग्राउंड के हैं, या फिल्म स्कूल से पास आउट हैं, या बिल्कुल फ्रेश हैं जिन्होंने कहीं कुछ सीखा भी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ है, परफॉर्मेंस है, एक्टर है, उससे मौका मिला, उसने कर लिया। एक वेब सीरीज का नाम बता दो जिसमें सलमान खान है, जिसमें शाहरुख खान है, जिसमें अक्षय कुमार है, जिसमें अमिताभ बच्चन है, या जिसमें जॉन अब्राहम है। कौन है? नहीं है। तो ओटीटी को रूल कौन कर रहा है? नॉन फैमिली बैकग्राउंड वाले एक्टर्स। और कमाल का काम आप बता लोग देखिए कि वहाँ नेपोटिज्म वाला कोई मसला नहीं है। वहाँ केवल और केवल परफॉर्मेंस वाले एक्टर चाहिए जो अच्छा कैरेक्टर निकाल कर दे सके। आप भौकाल देखिए, आप पंचायत देखिए, आप चमन बहार देखिए, आप पाताल लोक देखिए, ये सब कितनी सारी वेब सीरीज है। हसमुख देख लीजिए, सेक्रेट गेम देख लीजिए। इसमें बताइए ना कि कौन सा फिल्मी एक्टर बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसकी वजह से हिट हो गई। कहानी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, और एक्टर्स के पास बहुत सारा स्कोप है। तो ये प्लेटफॉर्म कमाल है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज है ना कि बहुत ही नेचुरल एक्टिंग ये लोग करवा रहे हैं। शहरों से एक्टर ढूंढ के ला रहे हैं, छोटे छोटे शहरों की कहानियां आ रही हैं। चमन बहार और पंचायत की जो सीरीज है वो कितने छोटे कस्बे की कहानी जी। आप मुझे बताओ, इस फिल्म में आपको गांव दिखाई दिया पंचायत जैसा? नहीं आया ना। नहीं। कितना सहज कहानी, कितने सहज कैरेक्टर्स,
कितने सिंपल सा कंटेंट लेकर उन्होंने फिल्म बना दी, लेकिन एक्टर्स दमदार थे और उन्होंने। ओटीटी प्लेटफॉर्म चूंकि हम्म, कोरोना काल और ये सारी चीजें आ गई, तो ओटीटी तो बिल्कुल एक नंबर पे है। ओवर द टॉप उसका नाम ही इसलिए कि मतलब सबसे ऊपर अब यही रहेगा, क्योंकि पता जी नहीं जी माहौल से करेंगे क्या होगा। ये हम्म, बहुत अच्छा मौका है। जी जी। अच्छा जी। दादा, आप एक सवाल ये भी है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्टर से योग्य नहीं होते हैं, एक्टर से कम एलिजिबल होते हैं, तो वो एक्टर को जब सही जज ही नहीं कर पाते तो सही एक्टर को कास्ट कैसे करें? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा खुद कई बार मैं बड़ा निराश हुआ हूँ इन सब चीजों को लेकर। जी। मुंबई में चूंकि एक प्रोसेस रहा कि भाई सबने स्ट्रगल किया, हमने भी किया, लगातार ऑडिशन देते जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कई हम्म, बार गए, मैं आया कास्टिंग डायरेक्टर के दफ्तर में, उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ। मैंने कहा सर मैं फिट हूँ, नहीं जाइए, नहीं हाँ, जाइए, जाइए जाइए। अच्छा, किसी ने कई बार ये भी हुआ कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिला, उसने कहा कुछ करके दिखाइए। तो मैंने कहा यार ऐसे क्या करके दिखाइए, क्या करके दिखा दे? नहीं नहीं, कुछ एक्टिंग कुछ दिखाइए आप। तो मैंने कहा ऐसे अरे, हम क्या कर दें, हम कॉमेडी करने लगे तो आप कह दोगे हमारा हाँ, कैरेक्टर तो सीरियस था, हमने सीरियस कर दिया तो आप कह दोगे कि कॉमेडी था। भाई एक बताओ कि ये करके ऐसा कुछ करिए हम्म, बिना स्क्रिप्ट के, क्या जी, कर देंगे? तो ये बुरा अनुभव रहा है। दूसरी हम्म, बात ये है कि सही, मैं इस बात से आपकी भी इत्तेफाक रखता हूँ कि पहले उनको तो तय किया जाए कि वो हमको कैसे जज करेंगे, उनकी हम्म, एलिजिबिलिटी कौन तय करेगा कि कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई एग्जैक्टली। भी कैमरा उठाया, कैमरा लगाया होगा, हाँ भाई डायलॉग दो, बोलो, चलो। अच्छा नहीं आया, मजा नहीं आया, सर वो बात नहीं हो रही है, सर कुछ मिसिंग हाँ, है। और मैंने तो हम तो ज्यादातर वही में यही बोलते देखा है कि वो बात नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही। भाई आप तो समझाओ कि आपको क्या बात चाहिए, आपको अरे क्या मेरी चाहिए। लड़ाइयाँ होती थी, मेरी लड़ाइयाँ हो जाती थी मुंबई में। मैं कहता क्या नहीं आ पा रही, नहीं नहीं सर वो कुछ। हमने कहा क्या कुछ, क्या कुछ बताओ, क्या नहीं कुछ पा कुछ रहा हूँ का मैं? नाम। एग्जैक्टली। नहीं है भाई, बताओ तो कि नहीं आपका एक्सप्रेशन खराब है, आप आवाज ज्यादा है, कम है, क्या करना चाहिए? तो हाँ, लेकिन ये जो नए नए इस तरह के कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं, वो बिल्कुल एक हम्म, छोटी दुकान दुकान के बनाकर काम करते हैं। लेकिन जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हम्म, या उनके असिस्टेंट हैं या बड़ी कास्टिंग हम्म, एजेंसीज जो, वहां सब बड़ी हम्म, कमाल लोग, बड़े क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। वो हो सकता है हम्म, क्वालिफाइड इस sense में ना हो कि उनको बहुत फिल्म का अनुभव ना हो, थिएटर का अनुभव ना हो, लेकिन हम्म, एक टैलेंट को कैसे डील करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जी वो जी। आपके एक वीडियो में आपको अंडरस्टिमेट नहीं करते, वो आपके हम्म, एक लुक को समझ जाते हैं कि मैंने किसी ऑडिशन में बस यूं किया, कहा, यार हाँ इसमें है वो बात, अच्छा जी। इनको मिल गया क्या, अदा से वो आपको जज कर लेते हो, कहते हैं नहीं सर बिल्कुल सही है। या आप कुछ ऑडिशन दे रहे हैं तो वो पिछली बार एक बार रोकते ही नहीं, आप करो अपने तरह जो कर। फिर जो अच्छा व्यक्ति है ना, वो धीरे से आपसे समझाता है, सर हम्म, जो आप कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे हम्म, लगता है कि सर अगर एक बार ना आप इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए तो थोड़ा हम्म, मजा आ जाएगा, या हमें थोड़ा ऐसा चाहिए। तो जब बता देगा वो हमें, तो हम उसकी तरह से काम कर लेंगे। इसके बाद फिर भाई मेन डायरेक्टर की बात है, उस तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, देखेगा। और बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो कैसे एक्टर्स को जज करते हैं। जी। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कि वो 1 मिनट अच्छा परफॉर्म करता रहा तो हमें लगा बहुत बड़ा एक्टर है। नहीं हम्म, नहीं, मजा नहीं आया है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है ना, लेकिन नहीं है कैरेक्टर। और हम्म, कोई व्यक्ति बहुत बार को भूला जा रहा है, वो सेम चीजें गलतियां कर रहा है, खराब ऑडिशन है उसका, तो हम्म, भी कहते हैं इसको बुलाओ, दोबारा बुलाओ, इसको दोबारा हम्म, कराओ ऑडिशन। वो एक झलक उसमें मिल जाती है, फिर वो अपनी तरह से अच्छी ब्रीफिंग करके आपको काम दे देते हैं। जैसे मैंने जो बाटला हाउस फिल्म की थी, जॉन अब्राहम, उसमें दादा आपका कैरेक्टर वो बहुत बहुत शानदार लगा मुझे। व्यक्तिगत तौर से मैं बता रहा हूँ कि वो फिल्म तो खैर उस पर तो अलग बात कर सकते हैं हम, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो जो कैरेक्टर जो आपने किया है उस समय, मतलब माहौल जम जाता है, वो बिल्कुल मजा आ हाँ गया वो मुझे। बन गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि
इसके डायरेक्टर निखिल अडवाणी सर ने मुझे ये फिल्म बिना इस कैरेक्टर का ऑडिशन लिए इस कैरेक्टर को मुझे दिया था। क्या बात है। और वो कैसे दिया, इतना बड़ा ट्रस्ट कैसे उन्होंने किया। हंसमुख आई है बाद में, लेकिन हंसमुख मैंने सबसे पहले शूट की थी जी। और वो भी निखिल का ही प्रोडक्शन है, मेरा सीन भी निखिल सर ने डायरेक्ट किया था। अब मैं जब परफॉर्म कर रहा था हंसमुख में, जो मैं कैरेक्टर है आता है परफॉर्म करता है और सर ने देख लिया कि अरे यार नहीं ये ठीक है, बस उसके बाद कोई बातचीत नहीं। जी। बाटला हाउस कैसे लगती है कि मैं भोकाल की शूटिंग कर रहा हूँ, एक फोन आता है। बाटला हाउस में मैंने पुलिस वाले कैरेक्टर का ऑडिशन दिया, पुलिस वाला कैरेक्टर कुछ हुआ ही नहीं। बाद में फोन आता है जब मैं शूटिंग कर रहा था कि वो सर ने आप के लिए बोला है कि आपसे बात करें, और उसमें फला फला कैरेक्टर है नेता का, वो सर आपको करना है। अरे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, तो आप पूछ रहे हो बता रहे हो, उनके असिस्टेंट ने कहा, से पूछा मैंने तो उन्होंने नहीं सर, वो सर ने फाइनल किया कि आप ही करेंगे, तो आपका कल और कौन सा के साथ में सीन है ये वो। तो यार कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं बिना ऑडिशन बिना टेस्ट, जॉन अब्राहम के साथ डायरेक्टली मेरा सीन है। तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मतलब मैं लॉक हो गया, सारी बातें हो गई, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली और मैं कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये डायरेक्टर की नजर है कि डायरेक्टर ने मेरे एक काम से ये जज कर दिया नहीं यार कर लेगा, ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये बात भी है ना कि अच्छा डायरेक्टर 1 सेकेंड में झलक में तय करता है, 2 सेकेंड में नहीं यार बस इसे। और नहीं तो महान लोग इसकी ऑडिशन ले डालते हैं, आप इस ऑडिशन में कुछ नहीं कर पाओ। वो बात नहीं आ रही है। हाँ, ये बोलते हैं। मेरा आदित्य ये कहना है कि जरूर कोई ऐसा ड्रामा स्कूल, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी मास्टर क्लास होनी चाहिए कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता हो तो उसका भी एक कोर्स होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए ये चीजें आना सीखना जरूरी है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इससे आप लोगों का भविष्य तय कर देते हो। 2 कैरेक्टर आपने अच्छे निकलवा दिए किसी एक्टर के, उसकी लाइफ बन जाएगी। तो ये तो जिससे सही टैलेंट प्रमोट हो सके, सही टैलेंट प्रोड्यूस हो सके, दर्शकों को नए मिल सके। अच्छा दादा, अब हम अपने इंटरव्यू के लगभग लास्ट अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और आखिरी सेगमेंट बाकी है कि जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको खुद को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किन किन दिक्कतों से उनको डील करने के लिए, क्या क्या दिक्कतें आएंगी उनके सामने आने वाले समय में, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं और उनको कैसे टैकल करें, वो कैसे उससे निकलें, कैसे अपने आप को बेहतर करें। इसको आप वैसे तो पूरा इंटरव्यू ही अगर आपका देख लिया जाए, जो भी लोग इतनी बातें बता दी हैं कि वो काफी होगी एक एक्टर के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको सम अप कर दीजिए थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल, मेरा और जो मुझे लगता है मैं वो जरूर बताऊंगा। देखिए, एक्टिंग ही एक ऐसा काम है जो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं है कि आप अभी 16 साल के हैं तो आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप 60 साल के हो गए तो आप एक्टर नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बुढ़ापे में हैं 75 साल के हैं तो भी आप एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं। तो बेसिक सी जो चीजें हैं बहुत रियल होना पड़ेगा। अगर आप नकली आवरण उड़े हुए हैं तो पहले तो वो कैसे हटेगा ये सोचिए। एक्टिंग के लिए थोड़ी सी तो बेशर्मी पड़ेगी, पता नहीं किसके सामने एक्टिंग करनी पड़े, नेचुरल बिल्कुल पानी की तरह होना पड़ेगा कि भाई अब पानी है, पानी में जो कैरेक्टर डाल दिया तो कलर डाला जाएगा, उस कलर का पानी हो जाएगा, इतना सहज होना पड़ेगा। दूसरी बात, साहित्य लिटरेचर जो है, किस्से कहानियां ड्रामे नॉवेल्स जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। इस पढ़ने से क्या होता है, एक तो आपकी जबान अच्छी होती है, पढ़ने से आप बोलना सीखते हैं अच्छा, और तमाम किरदार तमाम कैरेक्टर्स आपके जहन में जा रहे होते हैं, अंदर कहीं ना कहीं आप एक कैप्सूल दे रहे होते हैं दिमाग को ब्रेक। तो आजकल जो मैं देखता हूँ महसूस करता हूँ कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, किताबें छोड़ दी, अब वो सोशल मीडिया में ज्यादा समय गुजारे हैं। लेकिन ट्रेनिंग जो है एक्टर की, पहली चीज बेसिक किताबें पढ़ने के लिए तो आपको कोई ड्रामा स्कूल कहीं थिएटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, खूब सारी किस्से कहानियां, अच्छी फिल्में देखिए। आजकल तो ओटीटी पे इतनी बेहतरीन पूरी दुनिया का सिनेमा है, अच्छी फिल्में देखिए और अपने शहर में जिस शहर में हो कोई ना कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपने शहर में थिएटर कीजिए
धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। अपनी भाषा, डिक्शन, इस बारे में तो आदित्य आप भी बहुत बेहतर बता सकते हैं। डिक्शन, अरे आवाज, स्पीच, है ना, ये लोग आपसे संपर्क करें। और मैं हम आप ही लोगों से सीखते हैं, वो बात अलग की है। आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि हमसे भी सीख सकते हैं। तो आपकी विनम्रता है, लेकिन बेसिक यही, जी नाटक, लिटरेचर, कहा किससे कहानियां पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें। और ऑब्जर्वेशन एक चीज है कि जब आप घर से बाहर निकले तो लोगों को जरा ऑब्जर्व करें। ये रिक्शे वाला कैसा है, दुकान वाला कैसा है, वो पुलिस वाला कैसा है, ये ट्रैफिक वाला कैसा है, ये दुकानदार कैसा है। तो यहीं से आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं। जी आप आंखों पे बंद करके सड़क पे नहीं चल सकते। एक्टर को 24 घंटे अलर्ट रहना है, पता नहीं कहाँ से कौन सा कैरेक्टर मिलेगा। और फिर वही चीजें आप अपने शहर में थिएटर कीजिए, धीरे धीरे आपको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे मीडियम्स है जहां स्कोप है आपके पास कि भाई कहाँ ऑडिशन चल रहा है, कहाँ नया मौका मिल रहा है। वहां पे जाइए, जूझिए, नए नए लोगों से मिलिए, संपर्क कीजिए। और इतना ओटीटी के आने की वजह से इतना सारा स्कोप है। आपके शहरों में फिल्में शूट हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द सिनेमा, फिल्म काम चल रहा है। तो आपको कब मौका मिल जाएगा पता नहीं। और फिल्मों में काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े थिएटर के पुरोधा हों, आपने 10 साल खपाए हों, आपने 5 साल थिएटर किया हो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेसिक सी चीजें सीखिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन कम से कम 6 महीने, साल भर थिएटर जरूर कीजिए। क्योंकि थिएटर आपको जो ट्रेनिंग देगा ना बेसिक, उसके बाद फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और हमेशा जो भी आपके सीनियर हो, जी, कि अपने घर पर लोगों को कैसे कन्विंस करें इस चीज के लिए कि हम फला फला विधा में जाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। क्योंकि ये आपके चेहरे पर की मुस्कान देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी शायद दिक्कतें आई हैं कुछ। तो कैसे बहुत करते तो, जी, क्योंकि ये शुरुआती दौर बहुत में आपको पैसा तो मिलने नहीं लगता है। तो जी पहले बताइए। ना आदित्य, मैं एक बात हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपके पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करोगे, ये तो पूरी तरह से आपके ऊपर है। और जी अब तो चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि बदल रही हैं, क्योंकि इतना सिनेमा, इतनी चीजें हैं कि भाई पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चे फिर फिल्मों में जाए, टीवी सीरियल्स में जाएं। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने का यही एक तरीका है कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, प्रोफेशनली मैं ये करना चाहता हूँ। वो अब आप कैसे कन्विंस करोगे, वो फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूंगा, वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है, वो मैं बता सकता हूँ, वो ये कि नहीं, अरे 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, 2 साल हो गए कुछ हुआ नहीं, 4 साल हो गए कुछ हुआ नहीं। तो जब आप जी एमबीबीएस करने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए आप अपनी जिंदगी के कितने साल कमाते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो फिर एक्टर कैसे 1 महीने की वर्कशॉप में बन जाओगे, फिर एक्टर कैसे 3 महीने की वर्कशॉप में बन जाओगे आप। अगर आईएएस भी बनना है तो 2 साल, 4 साल आदमी कोचिंग करता है, पढ़ता है। किसी भी प्रोफेशन में आप 2, 4 साल, 5 साल इन्वेस्ट करते हैं ना अपने, उसके बाद फिर उसका इन्वेस्टमेंट आना शुरू होता है। तो एक्टर बनने के लिए सीधे समझाना चाहिए पेरेंट्स को कि 2 महीने की वर्कशॉप करके आप कैसे नवाजुद्दीन बन जाओगे, या कोई XYZ कोई एक्टर कैसे बन जाओगे। जबकि इस फील्ड के लिए तो कहा जाता है कि एक्टर जितना बुढ़ा होता है उतना ही मैच्योर होता जाता है अपनी एक्टिंग में, और और लर्निंग दूसरी, कभी खत्म नहीं होता है। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आप दूसरी, करोगे। हाँ, और दूसरा अपने आप को कन्विंस करने का, खुद को कन्विंस करने का ये तरीका। बिल्कुल आसपास मत देखो कि आपका जो बैचमेट था, जो आपके साथ 12th में पढ़ता था, जो आपके साथ ग्रेजुएशन में था, वो वहां पहुंच गया, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, अच्छा उसने बड़ी गाड़ी ले ली, अच्छा उसने बड़ा फ्लैट खरीद लिया। कोई बात नहीं, उसको वो करना था, उतने में खुश है। हो सकता है अभी आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, तो लेकिन एक फिल्म मिलने से ना आदित्य, अगर करियर बदला तो पता लगा एक फिल्म सीधे 4 करोड़ रुपए देगी। जो आदमी कभी 4 करोड़ रुपए एक साथ नहीं कमा पाएगा, या एक फिल्म इतना नेम फेम दे जाएगी कि जो सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति बैठा है उतना नेम फेम जीवन भर नहीं कमा पाएगा। बाकी लोग बुरा ना माने जो भी सरकारी नौकरियों में, मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ। कतई नहीं, वो अपने केवल मेरा जी रहे हैं, हम लोग अपने जिएंगे।
मेरे कुछ दोस्तों से जब ऐसे बातें होती तो मैंने कहा यार मेरा नाम गूगल में टाइप करोगे तो मैं आता हूँ, मेरी 4 फोटो आती है, तुम्हारा नाम मैंने टाइप किया तुम नहीं खुद को ना पैम्पर करना भी आना चाहिए। आप अपने आप को कैसे, अपने ब्रेन को कैसे कन्विंस करते रहो, क्योंकि दिमाग तो कंपटीशन और सब चीजों में जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि सबको तैयार रहना चाहिए हर एक्टर को कि माँ बाप साथ नहीं देंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, अगर शादीशुदा हो तो बीवी 20 क्वेश्चन करेगी, है ना। ये सब के लिए और पता नहीं, सड़क पे सोना पड़ेगा, खाने को कुछ नहीं होगा, एक बड़ा पाव मुंबई में मिलेगा, हो सकता है पार्ले जी बिस्किट खाना पड़े, लेकिन जूझने से पीछे नहीं हटना है। जब इसमें डाल दिया आपने आप, तो डाल दिया, और अगर आप डाल रखे हो इस प्रोसेस में तो निकलना उभरना तय है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सफलता नहीं मिलती, आप जूझे रहोगे मिलेगी, वो बीच में कुछ ना कुछ डाइवर्जन का तैयारी है। अच्छा, वो इसके लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड कर देना चाहिए क्या कि मुझे इतना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद अगर मुझे कुछ नहीं होता है इस फील्ड में तो मैं स्किप करके हाथ जोड़कर चला जाऊंगा कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं थी, अब मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए। ये आपका ना दिमाग और आपकी स्थितियां, आपका मन, आपका दिल आपको खुद बता देगा जी। ये बिल्कुल दिल का खेल है। मतलब आपको पता लग जाएगा कि यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ, या आपका दिल बताने लगेगा कि नहीं फिट नहीं हो यार, नहीं हो पा रहा है। एक्टिंग या जितनी भी कलाएं हैं वो सब दिल से जुड़े हुए खेल है। वो दिल बताना शुरू कर देता है कि इसमें आप हो नहीं हो। अब मेरे सामने एक पेंटिंग लगी हुई है, मैं पेंटर बनना चाहूँ, मैं पेन पूछी लेके इसको करूंगा, लेकिन मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। आपको मैं पेंटिंग दिखा दूंगी, बड़ी कमाल है, तो आप ये देखो, ये बड़ी किसी ने मुझे, ये मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं उससे बनेगी नहीं, तो मैं हो सकता है थोड़े दिन करूं, मुझे पता लग जाएगा कि मैं बना ले रहा हूँ, तो ठीक है। अगर लगा नहीं बना पा रहा हूँ कोई बात नहीं, इसमें कोई पाप थोड़ी नहीं हो पा रहा है, फिर शौकिया बनाऊंगा मैं, फिर मैं शौकिया, है ना, मैं कुछ और काम करूंगा, और शौक में जब कभी मन करेगा तो अपना पेंटिंग कर लेंगे। लेकिन प्रोफेशन बनाना तो त्याग मांगता है किसी भी चीज में। अच्छा दादा, नए बच्चों को आप, क्योंकि आप लिखते भी बहुत अच्छा है ना, आपके वन लाइनर बहुत फेमस हो जाते हैं। मैंने आपकी फेसबुक वॉल पर भी देखा था, एक लिखा हुआ है, पता नहीं मैं सही याद कर पा रहा हूँ या नहीं, मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात? मैं झूठ बोलना सीख रहा हूँ। हाँ, ये बात मैं सीख रहा हूँ। क्या बात है। तो आप एक लेखक, राइटर, कवि, जो भी समझ लें, उस तौर पर आप एक अभिनेता को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उसे क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा साहित्य, हिंदी उसकी अच्छी होनी चाहिए। बताना चाहें, कुछ किताबों के नाम बताना चाहें, कुछ राइटर्स के नाम, कुछ पोएट्स के नाम, कुछ शायरों के नाम? बिल्कुल बताना चाहेंगे, हिंदी साहित्य के तमाम बड़े अच्छे लेखक हैं। आपके पसंदीदा? मेरे बहुत सारे लोग, मतलब मोहन राकेश मुझे बहुत पसंद है, मुझे राही मासूम रजा बहुत पसंद है, हाँ, मुझे राग दरबारी बहुत पसंद है, मुझे आषाढ़ का एक दिन बहुत पसंद है, अभी तनवीर के लिखे हुए सारे नाटक बहुत पसंद हैं। चरणदास चोर, आगरा बाजार, और मुझे बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, वो किसी की भी मिले तो मैं पढ़ लूंगा तुरंत कि हाँ भाई लाओ देखते हैं कि असल में क्या था। अच्छा। और अच्छे कवियों में बहुत सारे कवि हैं, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अच्छा, क्या बात है। मुझे बहुत पसंद है। तो कोई पर्टिकुलर ऐसी मेरी चीजें नहीं है, लेकिन आधे आषाढ़ का एक दिन मुझे बहुत पसंद है, आधे अधूरे बहुत पसंद है मुझे गुनाहों का देवता बहुत पसंद है। अरे क्या बात है, वो किसको नहीं पसंद होगा। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, क्या बात। और आचार्य चतुर सेन मुझे बहुत पसंद है, उनके नॉवेल बहुत लिखे हैं। हाँ, उनका अभी रिसेंटली मैंने एक नॉवेल पढ़ा, गुली, और बड़ी कमाल सी, आप नजरें नहीं हटा पाए, मतलब आप एक सेकंड हट नहीं पाएंगे पूरा उपन्यास के बिना। तो हिंदी साहित्य में शुरू में लोगों को जो पसंद आ रहा है वो पढ़ते जाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ धीरे खुद ही दिशा और दशा तय हो जाती है कि आपका प्रिय लेखक। मुझे परसाई जी बहुत पसंद है,
अच्छा क्या बात है, मुझे हम्म। हाँ, तो मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा इनके, हमने भी कुछ कोशिश करी है इनको अच्छे से हाँ, मैं आवाज आपको देने। अच्छे से आवाज दी, तमाम सारे शायरों को आपने पढ़ा, बशीर बद्र का भी एक शेर अभी आपने पढ़ा था, हाँ जी, वो भी थोड़ी बहुत बहुत गजलें पढ़ी मैंने, 3-4 गजलें पढ़ी उनकी। तो लोगों को चाहिए गजलें खूब पढ़ें, शेर व शायरी पढ़ें, अपनी आवाज जबान अच्छी करें। और देखो वही है कि जो आप एक पौधा है, ये एक्टिंग का एक पौधा आपने लगाया है, इस पौधे को जैसे सींचोगे वैसा पौधा बढ़ेगा। अब हाँ। पौधे की खाद खुराक साहित्य है, रिहर्सल है, प्रैक्टिस है, बड़े लोगों से जो भी आपके सीनियर है, जो भी हम्म। छोटा थिएटर, वहां जाके ज्वाइन करना सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सहज रहना चाहिए। आपको अगर आदित्य किसी से लगे कि मुझे इनसे सीखना है, तो बस आप हम्म। उस भाव में मत आओ कि मैं अपनी शर्तों पे सीखूंगा। नहीं, जिसको आप फॉलो कर रहे हो उससे उसकी शर्तों पे जाकर सीख लो। हम्म। सीख लो, फिर आपको अपने तरह से एक्सप्लोर कर लेना बात। ये जो मिसिंग हो रहा है आजकल, जो मैं देखता समझता। हम्म। खासकर यंगस्टर्स में, यूथ में ये सारी चीजें। हाँ, हमेशा तो नहीं, इससे शिकायत नहीं है मेरी कि लोग नहीं सीखते, लेकिन बहुत सारा ये, अब जैसे टिकटॉक वालों से मुझे बहुत चिढ़ मचती थी। लोग कहते थे क्यों चिढ़ते हो? मैंने कहा टिकटॉक में तुम वीडियो बना लोगे, वो एक्टिंग थोड़ी है। हाँ। वो क्या है, इतना आंखें मटका ली और ये देख लिया और गाने पे मटक गए। मैंने कहा ये हम्म। थोड़ी एक्टिंग। हाँ, और लेकिन उनके अंदर देख बहुत झूठा अहम आ सुन चुका रहे है इस हो। चीज को लेकर कि हाँ, हम एक्टर हो गए हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, दिल बनाकर बेचते हैं उनके लिए, तो उनके अंदर बहुत झूठा अहम आया हुआ है। समझ रहे हूँ, लेकिन उनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दो, बोलो ये स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल के दिखाओ, तो नहीं हम्म। बोल पाते। तो फॉलोवर्स होना ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, वो नहीं, नहीं मुझे है क्या प्रोसेस। करना, वो अपने में खुश हैं। जब उनको हकीकत, जमीनी हकीकत पता चलेगी तब वो उनको शायद करना। वो मजे कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। लेकिन वेरिएशन, एक स्कूल में उसकी स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टर्स की, हाँ। वो तो वही नाटक थिएटर से आएगी, लोग वो करें। तो दादा, हमने कोशिश करी कि हम धीरे धीरे अभिनेता संदीप यादव से हम एक लेखक संदीप यादव की तरफ बढ़े। उसी सिलसिले में हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे थे, लेकिन वो मामला किसी और तरफ डाइवर्ट हो गई बात और फिर चला गया। लेकिन अभी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो अपना कुछ सुना दीजिए। ये एकदम से तो कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरा लिखा हुआ। सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए। ये एपिसोड यूट्यूब पर जाएगा तो हम ये सोचने का समय काट देंगे। नहीं नहीं, आ, ये लिखा हुआ मुझे अपना याद भी नहीं रहता, मैं लिख के फटाक से कहीं पोस्ट कर देता हूँ, या कहीं लिख के रख देता हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट वो कवि वाला टाइप फॉर्मेट मेरा नहीं है कि हाँ। मतलब ऐसा उसको कहीं एक्टिवेट सुनाना होने हो। में हमें लगता है समय लगता है थोड़ा सा, वो अकेले में एक्टिवेट होता है धीरे धीरे। सारी चीजें याद रहती हैं, सुना देता हूँ, लेकिन जी। अपना तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय कुछ याद आ रहा है। बट कभी जरूर मैं थोड़ी तैयारी के साथ सुनाऊंगा चलिए। चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो दादा लगभग हमारे सारे सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। और आपसे, वैसे तो हम हर किसी से पूछते हैं कि कोई एक गुरु मंत्र वाला सवाल हो तो आप उसका जवाब दें। लेकिन यहाँ पर तो पूरा इंटरव्यू ही आपका पूरा गुरु मंत्र की तरह है, और बहुत सारी चीजें मैं मुझे बहुत समझ में आई और मैं अप्लाई करूंगा। और जितना लोगों को हो सकेगा तो रिकमेंड करेंगे कि आप, बताऊंगा कि आपको सुने और उनको, उनकी बातें मतलब आत्मसात करें और उस पर काम करना शुरू करें जितना जल्दी हो सके। मैंने जो बातें की मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, अपने सफर से जो चीजें मिली, जो हम्म। मैंने सीखी, जो मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए था। ट्रेनिंग प्रोसेस, फिल्म को देखना समझना, नहीं, फिल्म बहुत अच्छी रही दादा, बहुत ही धरातली बातें रही। इनसे मैं बेसिकली बहुत कनेक्ट कर पाया। जो सारी बातें आपने बताई, जो आमतौर पर एक्टर्स नहीं एक चाम लेकर बताते हैं कि कुछ बातें तो वो कहने के लिए रखते हैं कि उनसे कोई भी सवाल पूछा गया तो वो दो चार बातें सार्वजनिक रूप से एक अच्छी छवि बनाने के लिए बोल देते हैं। तो वैसा कुछ वो नकलीपन नहीं दिखा, जो कुछ है बिल्कुल है, 100% बिल्कुल प्योर है। तो वो मसला रहा। सामने है क्या जी। छुपाना, क्या। जी। जी। हम्म। तो दादा बस यही इंटरव्यू हमारा खत्म होता है, और आपने हमको समय दिया अपना, इसके लिए मैं धन्यवाद तो नहीं करूंगा, बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और
मैं ऐसे ही आपसे रूबरू मजा आया बातचीत करके। देखो मानते रहे, बताते रहे नई नई चीजें। जी बोलिए। मुझे भी बहुत मजा आया बातचीत करके। 1 घंटा हमारा कब पूरा हो गया, दूसरा कितनी देर हुई मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। आगे हम लोग फिर कभी कनेक्ट होंगे, किसी मुद्दे पे जरूर बहुत सारे बातचीत एक्चुअली की जाएगी। सवाल रह गए हैं मेरे, लेकिन अब उसको इतने में महदूद करना। नहीं, जरूर फिर कभी कनेक्ट करेंगे। और आपके बहुत सारे जो भी चाहने वाले, जानने वाले, आपको सुनने वाले लोग हैं, उन सभी को बहुत धन्यवाद। जो हमें यहाँ देख सुन रहे थे, उन सभी का धन्यवाद। जी। और ऐसे ही आदित्य से भी जुड़े रहिए, मुझसे भी जुड़े रहिए, फिल्मों से जुड़े रहिए, आर्ट से जुड़े रहिए, कला से जुड़े रहिए। बिना दर्शकों के हमारा सब कुछ करना बेकार है। तो आप सबसे बड़े, दर्शक से बड़ा कोई भगवान नहीं है मेरी नजर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू आदित्य, बड़ा मजा आया बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।